निकालो बच्चों कॉपी किताब, कैसे पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन बता दिया था मैं विटामिन्स का, ठीक। क्लासिफिकेशन बता दिया था। विटामिन ए को पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे। उसके बाद फैट सॉल्युबल कौन सा विटामिन बचता है मेरे पास? बी। फैट सॉल्युबल बात कर रहा हूँ। ए, उसके बाद कौन कौन होता है? बी, ई, के। तो दूसरा विटामिन मेरे पास विटामिन डी, ठीक। देखो रेटू जी, प्लांट सोर्स से जो विटामिन डी है उसको D2 कहते हैं। याद है अगर तुम लोग का नाम तो क्या कहते थे? एग्रो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और एनिमल सोर्स, उसका कौन सा फॉर्म ऑफ विटामिन है ये? डी का D3 है। इसका नाम क्या लिखेंगे? D3 का नेम साइंटिफिक बायोलॉजिकल कुछ याद है? विटामिन डी का नाम अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखेगा? क्लोरो कैल्सीफेरॉल या क्लोरो कैल्सी ठीक है। ये D3 फॉर्म में, ये एनिमल सोर्स है और दूसरा मेरे पास क्या है? प्लांट सोर्स, ठीक। अगर पेपर में दिया हुआ है विटामिन D3 का नाम क्या है तो कैल्सीफेरॉल लिखना है, ठीक। सिर्फ कैल्सीफेरॉल आंसर करना है। क्लोरो कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल ऐसा टर्म आया तो इसको आंसर करना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो, अगर क्वेश्चन रहा प्लांट का बताना है अलग से तो एग्रो कैल्सीफेरॉल लिखना है, ठीक। और प्लांट और एनिमल नहीं मेंशन किया है तो किसको लिख के आना है? एनिमल सोर्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको विटामिन डी कहाँ से मोस्टली हम लेते हैं? मिल्क, सबसे मोस्ट सोर्स। और मिल्क किसका सोर्स है? एनिमल सोर्स है, ठीक। अरे क्लोरो कलर वाला कैल्सीफेरॉल नहीं है रे भाई, क्लोरी कैल्सीफेरॉल, ई है क्लोरी का, ई है क्लोरी कैल्सीफेरॉल। कोली नहीं रे, लिखो लिखो। ये दोनों फॉर्म क्या है? कोई भी विटामिन डी बॉडी में जाएगा वो एक्चुअली स्टेरॉल्स होता है, और स्टेरॉल्स किसकी तरह फंक्शन करता है? हार्मोन्स की तरह, या हार्मोन डिपेंडेंट है। ये जो स्टेरॉल्स है, स्टेरॉल फंक्शन लाइक हार्मोन, है। बदलू स्लाइड ना। इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है? एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस? एंडो। स्पेलिंग बड़ा गलत हो रहा है यार आज मेरे से। एंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड होता है। कैसे? जब स्किन में क्या पड़ता है? यूवी रेज, और यूवी रेज का एक स्पेसिफिक नैनोमीटर होगा। क्या नैनोमीटर अगर याद है तो?
हैं 290 से 315 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, तो क्या होता है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल चेंज हो जाता है विटामिन D3 के फॉर्म में। हाँ। और क्या होगा उसके बाद मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगा मेटाबॉलिज्म? स्किन में है। स्किन के बाद लीवर, लीवर के बाद किडनी, ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम चलता रहता है बॉडी में जब भी विटामिन D3 का एंडोजीनियस सिंथेसिस होता है। ठीक, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं 1,2,5-OH-D। नोमेनक्लेचर तो पढ़ना सीख गया ना तुम लोग, सर पढ़ा बता दिए ना, तो बस क्या दिक्कत है, पढ़ लो इसको। 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होगा। अरे साला यहाँ लिखा हूँ OH क्या है, कौन सा ग्रुप है? हाँ, और तो वो OH कितने नंबर पे लगा हुआ है? कार्बन के कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 2 5 में, 1वें नंबर और 25वें नंबर कार्बन पे। हाँ, क्यों नहीं लिख पा रहा है? मन नहीं लिखने का? तो लिख लिए? हाँ। अब बता मेरे को, विटामिन D3 के बारे में डिस्कस कर चुके थे अपन, या डी का ही फॉर्म लेके चलते हैं। हाँ, सुन रहे तुम लोग, सुनते रहो तब तक। विटामिन D जब जाता है बॉडी में तो कैल्शियम के साथ क्या करता है? कैल्शियम का इंटेक बढ़ाता है या घटाता है? बढ़ाता है। बॉडी में जब तक विटामिन D नहीं रहेगा तब तक कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा उसके साथ क्या होता है, ये क्या है? PO4 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को डिक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है। फॉस्फेट और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बॉडी में इंक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए मेरे को बॉडी में विटामिन D चाहिए, समझे? विटामिन D अगर बॉडी में नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली तुम कितना भी दूध पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसीलिए अगर किसी का पैर वगैरह कुछ भी फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर्स विटामिन D लिखते हैं ना, उसके साथ आप देखना कैल्सीटेरॉल लिखते हैं, उसी में लिखा रहता है कैल्सीटेरॉल। इट्स अ PTH, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन, दैट इज कैल्सीट्रॉल। कोई भी दवा उठा के देख लेना जो ऑर्थोपेडिक लिखता है, उसमें कैल्सीटेरॉल रहता है विटामिन D के साथ। ठीक है, वो कैल्सीट्रॉल क्या करेगा? अल्टीमेटली विटामिन D तो दे रहा है बाहर से, लेकिन एब्जॉर्ब कैसे होगा विटामिन D? तो साथ साथ में वो क्या दे देता है? सन लाइट को तो दे नहीं सकता तुमको।
अभी कैसे देगा भाई, धूप के सामने तुमको तो बैठा के थोड़े ना रखेगा। तो वो कैल्सीटेरॉल देता है, और कैल्सीटेरॉल अल्टीमेटली क्या करता है, कैल्शियम का जो बाहर से वो कैल्शियम का टैबलेट दे रहा है उसका इनटेक भी बढ़ा देता है, और जो तुम सप्लीमेंट जो डाइटरी कैल्शियम ले रहे हो उसका भी इनटेक क्या करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करे, तब ना बोन हीलिंग जल्दी होगा, कैल्शियम डिपोजिशन होगा तभी बोन हीलिंग ज़्यादा होगा। और लेकिन साथ साथ एक फॉल्ट है, जब कैल्सीट्रॉल बॉडी में आता है तो फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। समझे, दो मैकेनिज्म है बॉडी में कैल्शियम का जाने के लिए, और कैल्शियम बॉडी में जाए उसके लिए अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, नेचुरल फेनोमेना में। आपका पीटीएच बॉडी में रिलीज हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन कहाँ पे है, कहाँ से रिलीज होता है, चलो प्रोथ्रोम्बिन नहीं रे, पैराथायरॉइड है। मैं बोल रहा तो मेरे साथी दे देना, पैराथायरॉइड हार्मोन तो कहाँ से रिलीज होगा, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा ना भाई, उसी में लिखा हुआ है आंसर। हाँ, पैराथायरॉइड, पैरा वर्ड का मतलब पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर 4 छोटे छोटे नोड्यूल्स रहते हैं, ये जो मेरा थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड के पीछे के साइड में नोड्यूल्स होते हैं 4, वहाँ उसको पैराथायरॉइड हार्मोन, वहाँ से पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट्स कैल्सीटेरॉल। ठीक है, लिखे इसको, लिखो इसका हेडिंग डाल दो, अगर बोलेगा तो रेगुलेशन बोल सकते हैं इसको, है ना। अल्टीमेटली कैल्शियम का रेगुलेशन विटामिन डी पे डिपेंडेंट है, यानी तो हार्मोन पे डिपेंडेंट है। तो जिसका थायराइड ग्लैंड डिजीज स्टेट में आ जाएगा उसका अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। कौन सा स्टेट है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड खराब होता है, गॉइटर। किसकी कमी से होता है, नमक, आयोडीन। लिख दूं क्या, वर्ड्स में लिख देता है, चलो यहाँ पे विटामिन डी एंड पीटीएच increases absorption of calcium from क्या लिखूं, from क्या लिखूं रे, विटामिन डी एंड पीटीएच increases absorption of calcium from intestine और स्टमक। हो गया, क्या विटामिन से 2 क्वेश्चन रहता है ना, तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैं विटामिन का डेफिशिएंसी बताने से पहले हमेशा ये बताना चाहता कि यूजेस क्या है। अगर डेफिशिएंसी भूल भी जाएगा तो यूजेस से तुम अल्टीमेटली समझ जाएगा कि क्या डेफिशिएंसी होने वाला है। ठीक, नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम इज 20 से 100 Ng पर डेकीलीटर। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल रेंज है विटामिन डी का। अगर इससे नीचे जाता है तो क्या होगा, कौन सा स्टेट में आएंगे हम,
कोई ना कोई डिजीज स्टेट में आएंगे, है ना। अगर इससे नीचे जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हो गया, सबसे ज़्यादा चांसेस है आपको कोलोन कैंसर होने का। दूसरा चांसेस है आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का, मतलब जिसके पास है, अरे भाई गलत मीनिंग में नहीं, मतलब कि फीमेल के लिए होगा ना। तो अल्टीमेटली जो विटामिन डी है, इसीलिए इसको कहा जाता है हेल ऑफ कैंसर ड्रग्स। हेल ऑफ कैंसर मतलब आपको कैंसर होने से बचाने के लिए विटामिन डी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कैंसर से बचाता है, कार्सिनोजेनिक्स बहुत सारे। हेल ऑफ कैंसर, आपको कैंसर ना हो इसके लिए बॉडी में विटामिन का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एक और फैक्टर है, विटामिन है इम्यून मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। इम्यून मॉड्यूलेटर मतलब इम्यूनिटी, मतलब इसका ये बोले क्या है, देखो चेंज के हिंदी में बोलने नहीं बोले। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, बॉडी का वो डिफेंस सिस्टम। और मॉड्यूलेटर वर्ड का मतलब कंट्रोल करेगा, ऊपर नीचे कुछ करना, ठीक है, चेंजेस उसके ऊपर डिपेंड। तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए मेरे को विटामिन डी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए इम्यून सिस्टम, इम्यून मॉड्यूलेटर को कह सकते हैं कोविड-19 के टाइम पे इट्स अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब कि आपको कहा जा रहा था धूप लगाओ, धूप लगाओ, धूप लगाओ, याद है? नहीं याद है? हुआ रहता तो याद आता। कहा गया था कि धूप लगाओ। धूप का मतलब ये है कि आप धूप पे बैठोगे तो विटामिन डी ज़्यादा रहेगा, और विटामिन डी ज़्यादा होगा तो इम्यून मॉड्यूलेटर के रूप में काम करेगा, तो अल्टीमेटली डिफेंस मैकेनिज्म बनेगा, तो कोविड-19 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्री डिस्पोजिंग, आपको अगर विटामिन डी लेवल्स कम होता है तब इम्यूनिटी अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा। तो जो भी पैथोजेंस है, कोई भी पैथोजन ज़्यादा हार्मफुल अटैक कर सकते हैं। प्री डिस्पोजिंग मतलब होने से पहले का जो कहानी। कैल्शियम का बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। लिख लिए रे? तो देखो, अगर सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल बढ़ाना है तो अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए? विटामिन डी, ठीक। लेकिन अगर विटामिन डी कम है तो इधर से क्या कम हो जाएगा?
ऑस्टियोब्लास्ट के सेल कम हो जाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट क्या कराते हैं? कैल्शियम डिपोजिशन कराते हैं बोन्स में, बोन मैट्रिक्स में। इस बोन मैट्रिक्स में क्या करेंगे? कैल्शियम डिपोजिशंस कराएंगे। अल्टीमेटली ये कम होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो बोन मैट्रिक्स कम होगा, तो क्या फॉल्ट होगा? बोन फ्रेजाइल हो जाएंगे। तो कौन सा डेफिशिएंसी होगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला टर्म है रिकेट्स। ठीक, अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन किया तो क्या आएगा? विटामिन सी की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? तो क्या लिखना है? रिकेट्स। हाँ, तो ऑस्टियोमलेशिया। तो मैं क्या बताया, देख भाई, अगर सबसे इजी क्वेश्चन आया तो रिकेट्स आएगा। ठीक है, फिर तुमको दिमाग लेक्चर याद करके सोचना पड़ेगा कि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम कम हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है तो ऑस्टियोब्लास्ट कम होगा, ऑस्टियोब्लास्ट कम होगा तो ऑस्टियोकैल्सिन कम होगा, मतलब कि बोन का सिस्टम डिपेंड होगा। तो रिकेट्स वर्ड में नहीं दिया है तो ऑस्टियो दिया। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी। हड्डी से रिलेटेड कौन सा आंसर है उसमें? हाँ, दोनों दिया। दोनों ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना कोई जो भी बनाने वाला पेपर है वो लेला तो नहीं है। अगर दे दिया तो ऑल ऑफ दिस देगा, ऑल ऑफ दिस नहीं दिया, अगर खुद दे भी दिया तो तुमको रिकेट्स मार के आना है। रिकेट्स अगर ऑप्शन में है तो रिकेट्स ही मार के आना है। ठीक है, रिकेट्स को कहते हैं अपन विंड शिफ्ट डिफॉर्मिटी। अरे नहीं रे, हवा हुआ पास नहीं करेगा। पैर और हाथ का, पैर क्या होता है? बोइंग ऑफ लेग हो जाता है, मुड़ जाते हैं अंदर की ओर। हाँ, ऐसे की ओर मुड़ जाएंगे अंदर की ओर। दैट्स विंड शिफ्ट डिफॉर्मिटी। अच्छा, सोर्सेस में दो पार्ट लिखूं मैं, एक लिखूं नेचर, दूसरा लिख रहा एनिमल, तीसरा क्या लिखूं रे? दवा नहीं देना है। ठीक है, नेचुरल सोर्स क्या है? सन। एनिमल सोर्स विटामिन डी का मिल्क। कैल्शियम लेना ही नहीं है, विटामिन डी लेना है। विटामिन डी पढ़ा रहा हूँ विटामिन में, हैं? ना ना ना, बता। ए, क्या देख रहा है? ऑनलाइन देख के क्या फायदा? मैं बता ही रहा। हैलीबर्ट ऑफ लीवर ऑयल मतलब फिश। हाँ, और लीवर ऑयल दूसरे में होता है। हैलीबर्ट लीवर ऑयल पाया जाता है कुछ ही फिशेस में पाया जाता है। ठीक है, और प्लांट का सोर्स मैं लगाया हूँ इमोजी, मतलब कि प्लांट का कोई सोर्स नहीं है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके साथ प्योर प्रॉब्लम है
कि अगर वो नेचर में नहीं जाते हैं और स्किन सोफिस्टिकेटेड सोचते हैं रखेंगे और एनिमल सोर्स से ऐसा कोई फिश वगैरह कुछ नहीं खाता है, तो उसको अल्टीमेटली विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। बंगाली लोग तो फिर वैसे में विटामिन डी का कमी हो गई। बहुत सारे लोअर लेवल की किताब में तुमको मिल जाएगा प्लांट सोर्सेस दे दिया है बहुत सारे, मतलब कि यूजी लेवल का ऐसा छोटे छोटे किताब वगैरह जो बहुत सारा राइटर है जो लिख देता है। लेकिन जो अल्टीमेटली जिसको गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है दुनिया में, जिसने जो मेडिसिन का आविष्कार किया, दैट्स हैरिसन। अल्टीमेटली एक तरह मतलब आज दुनिया में जितनी भी दवा लिखी जाती है, जितने भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो हैरिसन का किताब पढ़ते हैं 99%। हैरिसन का किताब में प्लांट सोर्स नहीं है, और हैरिसन का किताब में बस यही आंसर है सोर्सेस में। तो मैं तुमको वो फॉर्म बता रहा जो अल्टीमेटली अभी के हिसाब से WHO के जो डॉक्टर्स हैं, जो टॉप डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। बाकी जो तुमको लोअर लेवल के किताब में उसमें हो सकता है प्लांट सोर्स लिखा मिले, NCERT में नहीं है। NCERT में ऐसा विटामिन्स करके अल्टीमेटली बहुत कम जगह घुमा घुमा के दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस आता है, तो इसीलिए तो हम आए हैं। चलो लिखे इसको, लिखो लिखो। किसमें? एग यॉक लिखा हुआ NCERT में, लिख देना आंसर में। मैं तुमको बता दिया आंसर बताने से पहले कि मैं कहाँ का बताया हूँ तुमको। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा तुमको अल्टीमेटली ये, ठीक, बस बाकी जनरल नॉलेज है। दूसरा कौन सा विटामिन है मेरे पास? ई। देखो रे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा विटामिन ई का बायोलॉजिकल नेम बता बेटा, तो क्या करना है? अल्फा टोकोफेरॉल। कभी कभी ऐसा आता है कि सिर्फ टोकोफेरॉल लिखा हुआ रहेगा, तो टोकोफेरॉल मार के आना है, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन देने का मन करेगा तो अल्फा टोकोफेरॉल ऐसा आएगा। दूसरा नहीं आ सकता है तो क्वेश्चन में आएगा एंटीऑक्सीडेंट इनमें से कौन से विटामिन होते हैं? तो मोस्ट पोटेंट नेचुरली ऑकरिंग, सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है ये। है तो एक क्वेश्चन अगर मान लो आ गया कि इनमें से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो क्या लिखना है? विटामिन ई। अगर क्वेश्चन आया, हो सकता है कि क्वेश्चन में एंटीऑक्सीडेंट के आगे लगा दे, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है? फैट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? कार्बोहाइड्रेट होता है ना फैट। चमन, लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट हो गया ये। 3 क्वेश्चन बताया मैं यहाँ से। अगर बायोलॉजिकल नेम पूछना है तो टोकोफेरॉल लिखना है,
अगर दूसरा पूछा कि इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन में, अगर विटामिन ई ऑप्शन में तो विटामिन ई लिखना है। और क्वेश्चन पूछ कर टफ करने का मन किया तो पूछेगा इनमें से लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है। तीनों का बात एक वर्ड में है, विटामिन ई, है ना। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये एंटीऑक्सीडेंट जो है अल्टीमेटली क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, पर ऑक्सीडेशन से बचाएगा किसको, एलडीएल को तोड़ेगा। और दूसरा आप जो ज़्यादा खाते हो पूफा, पूफा मतलब फूफा नहीं बे, फूफा, फूफा कौन खाता है, फूफा के घर में दिमाग खाते हैं। फूफा दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, केमिस्ट्री, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मतलब कि बहुत सारे, अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड फैटी एसिड। जब कार्बन का कंपाउंड 14-16 बनेगा तब पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोइक एसिड, लिलोनोइक एसिड, केमिस्ट्री है रे, हैं? अभी मैं आएंगे सर को बता क्या आता है कि सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कम से कम डिफरेंस बताओ ये लोगों को, क्या डिफरेंस है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या समझता है, डबल बॉन्ड मतलब बहुत सारे मतलब कि 14 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड है उसमें, 12 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड है। तो इसको तोड़ना आसान है या नहीं है, नहीं है, इसीलिए ये बैड फैट के रूप में काउंट होता है। आप जो फास्ट फूड खाते हो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब घी में तला जाता है किसी चीज़ को तो वो सिस से ट्रांस फेज में आ जाता है, मिरर चेन बना के, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली वो अनसैचुरेटेड से जब सिस से ट्रांस में आएगा तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो इतना बड़ा कार्बन कंपाउंड को, जैसे फॉर इंस्टेंट पाल्मेटिक एसिड, इतना बड़ा कार्बन 18 कार्बन कंपाउंड को इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो बॉडी में स्टब बॉन्ड फैट की तरह स्टोर हो जाता है। उसको तोड़ना है चर्बी, जिसको रोड साइड चाय टपरी पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसको चर्बी बोलेंगे। हाँ वही है, फैट क्या है, स्टब बॉन्ड फैट। जो फैट आप कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं निकल रहा, मतलब रेगुलर सिस्टम से। तो स्टब बॉन्ड, उस फैट को तोड़ने के लिए अपन सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्या है अपने पास, विटामिन ई। बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं वो विटामिन ई खाते हैं कि उनके बॉडी से फैट जल्दी मेटाबोलाइज हो और वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाए। लिखते रहिए आगे। तो यहाँ जैसे मैं बताया यूजेस में क्या है, स्लो एजनिंग। अगर स्लो एजनिंग मतलब कि जवानी बरकरार रहे अरे नहीं, स्लो एजनिंग का मतलब है कि जो आप एजनिंग क्यों दिखता है लोगों में, स्किन के कारण। झुर्री अगर किसी को आ गया है तो ना बोलोगे बूढ़ा हो गया है, किसी का अगर बाल का टेक्सचर ख़राब हो गया है तो ना बोलोगे कि उसका एज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अल्टीमेटली उसको मैनेज करने के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एज स्लो करने के लिए। स्किन टाइट रहेंगे तो उसको कोई बूढ़ा नहीं बोलेगा, है ना। बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो 50 साल की हैं। मलिका खुश हो रहा है नाम सुन के, अरे रे ये तो देखो, ओह माय गॉड, इतना भोला तो नहीं है।
बोला है तो इतना पहले कुछ बोलता है मीठा पानी खाया मैडम चैनल बंद करा देगी, तुम लोग ज़्यादा मत बोलो। हिंदी का सिम यूज करता है। हाँ। दूसरा क्या होता है, जो भी डेड सेल्स हैं बॉडी में, उनमें क्या करता है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रखता है। डिहाइड्रेटेड मतलब पानी का कम कर देगा। तो डेड सेल्स हमेशा अगर उसको हाइड्रेटेड में रखूँगा, डेड सेल्स, आप नाखून को नहा धोआ उसके बाद नाखून कैसा लगता है? सॉफ्ट, अच्छा दिखता है, फील गुड फैक्टर। सही बात है ना, अच्छा दिखता है। तब तो नेल्स को इतना मेंटेन किया जाता है, मैनिक्योर क्यों किया जाता है? मज़ा आता है। गलत सैलून चला गया था क्या रे मैनिक्योर कराने? मैनिक्योर ही करा के आया ना। तो मैनिक्योर जब आप कराते हो, ऐसा कुछ भी कराते हो, पेडिक्योर मैनिक्योर, क्या होता है, डेड सेल्स को हाइड्रेटेड फॉर्म में रखा जाता है, तब वो टेक्सचर अच्छा दिखता है। थोड़ी देर बाद वो वापस रुखड़ा हो जाएगा। तो वैसा को लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेटेड करने के लिए अपन विटामिन ई यूज़ करते हैं। स्किन का, हेयर का, नेल्स का टेक्सचर मेंटेन रखने के लिए, हेयर्स, नेल्स, स्किन, ये सब का टेक्सचर मेंटेन करने के लिए मेरे को उनको हाइड्रेटेड फॉर्म में रखने के लिए विटामिन ई काम आता है। लिखते रहिए। लो डेंसिटी लिपिड। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं अगर देखा होगा तो, LDL आता है, HDL आता है। That's high density lipid, that's a good lipid. LDL is bad lipid. हम देखना चाहते हैं कि बॉडी में आर्थरोस्क्लेरोसिस ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं हो रहा है ना। LDL बढ़ेगा तो फैट डिपोजिशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली वो फैट जब ऑर्गन्स वगैरह सबसे तो ब्लड वेसल्स में भी आएगा, तो आर्थरोस्क्लेरोसिस कराएगा। हाँ, दर्द और विटामिन ई का बहुत कोरिलेशन है, दोनों आसपास के चीज़ हैं। तो जहाँ दर्द आएगा, कोई भी पेन ऐसा वर्ड लिखा है तो विटामिन ई के पास सबसे पहले पास जाना। ठीक, तो मैं बता दिया सारे यूजेस, लेकिन डेफिशिएंसी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पार्ट है वो आई रहता है। क्यों आई? विजन और ये सब रिलेटेड नहीं, पेन रिलेटेड, दर्द। दर्द अच्छा या बुरा है रे? दिल का दर्द नहीं, दर्द आई। जो आई का पेन एक होता है जिसको कहते हैं ऑप्थाल्मोपीजिया। ठीक है, मतलब कि आँख में दर्द रहना, विटामिन डी डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा फैक्ट आँख में दर्द रहना। दूसरा आपका फॉल्ट होगा निस्टैग्मस का। निस्टैग्मस मैं बताया था ना, याद है अगर तुम लोगों को तो? क्या करे झालमुड़ी बना के सब। निस्टैग्मस मतलब कि जो आंखें हैं आपकी वो ऐसे 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 बार बार मूव करेगी। नहीं, मसल्स रिलेटेड फॉल्ट नहीं है वो, एक्चुअली क्या है, न्यूरल एक्सॉन्स डिफेक्ट होता है। जब एक्सॉन डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, नर्व इम्पल्सेस प्रॉपर कंडक्शन नहीं होगा, उसके कारण निस्टैग्मस होगा। तो यहाँ दूसरा में लिख देता मैं एक्सोनल डीजेनरेशन। एक्सॉन डीजेनरेट करने लग जाते हैं इसके डिफेक्ट से।
एक्सोनल डीजनरेशन, ठीक। और तीसरा अगर बहुत ज़्यादा टफ करने का कहेगा तो पिगमेंटेड हो जाता है आई, रेटिनल पिगमेंटेशन, पिगमेंटेड लिख देता है बस यहाँ। ठीक। तीसरा पेरीफेरल, पेरीफेरल वर्ड का मतलब बाहर, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। क्या कर रहा है रे, एटमॉस्फेयर खराब कर रहा है क्या? पेरीफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मतलब न्यूरो मतलब नर्व और पैथी मतलब पेन। हाथ पैर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, आँखों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या समझूँ कौन से विटामिन की कमी है? ई की कमी है। साथ साथ वो आदमी कमज़ोर है। इसको कहेंगे मैं एनीमिया। ठीक। एग्जाम में अगर बी कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउजिंग एनीमिया, और बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B9 और B12 नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर टिक करना है? ई। सबसे ज़्यादा चांसेस है आने का इस वर्ड का ई। दूसरा, अगर विटामिन ए रिलेटेड आई का क्वेश्चन नहीं है तो कौन सा विटामिन लिखना है? ए। समझे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। लिख लो साथ में सोर्सेस भी तुम लोग। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पैनिच, मिल्क, एग। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सब साग भाजी पाली सब आ गया उसमें। स्पैनिच, सोयाबीन, मिल्क, एग, सीड्स। सीड्स बिज्जा खाता ना यार, काबर करा थे रेटूरा। आज मेस में बनवा दे क्या तुम्हारे लिए? अब है मेरे पास, हो गया ना ये विटामिन। तो लास्ट कौन सा है विटामिन? के। विटामिन के, ये जो के वर्ड है इसका मतलब होता है कोगुलेशन।
अब ऐसा के वाला कोगुलेशन क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये जर्मन वर्ड है। ठीक, ऐसा जर्मन वर्ड दैट्स कोगुलेशन। ठीक, इसका बायोलॉजिकल नेम सबसे इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम में आएगा तो नैप्थोक्यूनिन। हाँ, नैप्थोक्यूनिन ये है उसका बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, लेकिन विटामिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऑप्शन में दिया ही नहीं रहता है। ठीक है, तो विटामिन के का 3 फॉर्म है, एक दोनों का नाम मत जानो, ये आया है इसलिए बता रहा है। इसको मैथोक्यूनिन कहते हैं। ठीक, एग्जाम में अगर नैप्थोक्यूनिन नहीं दिया हुआ है तो मैथोक्यूनिन करना है। अगर वो भी नहीं दिया हुआ है मैनाडायोन, इसको हटा दो, इसको मत याद रखो। ठीक, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है विटामिन के का बायोलॉजिकल नेम तो करना है नैप्थोक्यूनिन। अगर विटामिन के का नैप्थोक्यूनिन नहीं दिया हुआ है, कुछ ऐसे होते हैं जो नैप्थोक्यूनिन K3 को मानते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट फॉर्म में होता है, तो उसका नाम टिक करना है मैनाडायोन। चलो भैया, ये क्लॉटिंग है तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होगी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसके कारण होता है, विटामिन की कमी का। हाँ, तो विटामिन की कमी के कारण होता है, हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या वो? तो उसमें अगर मेरे को विटामिन का कमी है तो हीमोफीलिया हो जाएगा अचानक से, और फिर मैं विटामिन खाऊंगा तो हीमोफीलिया ख़त्म हो जाएगा। विटामिन का मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी में विटामिन की कमी आएगी तो वो मैनिफेस्टेशंस आएंगे, वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आप जब उसका डोजेस को वापस लेने लगोगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब किसी को रिकेट्स हुआ है, उसको मैं प्रॉपर विटामिन डी का सप्लीमेंटल स्टार्ट कर दूंगा, तो उसका रिकेट्स क्या होगा, एक समय के बाद जब पूरा सीवियर फॉर्म में नहीं, इनिशियल स्टेजेस में अगर किसी का बोन डैमेज है तो क्या होगा, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना भाई। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, किसी का पेन हो रहा है, आँख में निस्टैग्मस दिक्कत है, तो विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करूँगा तो ठीक हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर विटामिन के। विटामिन के की कमी से हो जाएगा मेरे को क्लॉटिंग फैक्टर का दिक्कत। क्लॉटिंग फैक्टर का जब दिक्कत होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा बीटी बढ़ जाएगा और पीटी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सॉरी यार, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेरा घट जाएगा। ये ना देख लेता मैं यार, कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों बढ़ जाएंगे यार। ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा मतलब कोगुलेशन नहीं होगा, इसीलिए ज़्यादा देर तक ब्लीड करेंगे। और ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या चाहिए मेरे को, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर चाहिए ताकि वो थ्रोम्बिन में स्टार्ट हो, फिर कैस्केड मैकेनिज्म आगे चले, उसके लिए वो भी चीज़ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सब मुझको किस में दिखेगा, ब्लड मैनिफेस्टेशंस में, है ना। जब ब्लड का रिपोर्ट आएगा तभी तो सब में रहता है ये सब चीज़। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, प्रोथ्रोम्बिन बढ़ जाएगा। लिखे लिखे भी लिखो, जल्दी लिखो। अब बता मेरे को, विटामिन डी के लिए सस्पेक्टेबल कौन से लोग सबसे ज़्यादा हैं, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन का डिजीज सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेबल कौन लोग हैं? क्या लाजवाब आंसर दिया है।
फैटी पर्सन कैसे हो सकते थे? फैट सस्पेक्टेबल डिजीज, विटामिन की डिजीज किनको होगी सबसे ज़्यादा? ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सबसे ज़्यादा दिक्कत फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए क्या चाहिए मेरे को? बॉडी में फैट चाहिए। फैट सबसे ज़्यादा कम किन में होता है? पतले लोगों में, न्यू बॉर्न बेबी में। फैट सस्पेक्टेबल्स, उनमें होगा। सबसे ज़्यादा किन में होगा? न्यू बॉर्न बेबी में होगा। न्यू बॉर्न बेबी में फैट सॉल्युबल विटामिन का, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, फैट का स्टोरेज अल्टीमेटली कम होता है, फैट स्टोर। दूसरा, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो मदर मिल्क होता है, उसमें भी फैट कम होता है, इसलिए बेबी को नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन अभी मैं के पढ़ाया, विटामिन के में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, विटामिन के बाय द बॉडी, इन द बॉडी बनता है। फर्स्ट पेज, इन द बॉडी में विटामिन के बाय द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा कौन होता है? गुड बैक्टीरियाज। तो इस बेबी के अंदर गुड बैक्टीरिया का कोई नामो निशान है? अभी तो नहीं है। ठीक है, तो गट बैक्टीरिया क्या होते हैं इनके? नहीं रहते हैं अभी ऐसे। हाँ, जब गट बैक्टीरिया ही नहीं है तो वो लोग विटामिन के उतना प्रॉपर बनेगा नहीं, इसलिए विटामिन के की कमी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरा, फैट स्टोर ही नहीं हो रहा है बॉडी में, तो फैट सॉल्युबल विटामिन होने का कमी है। अगर तुम ऐसा सोच रहा है कि मदर ज़्यादा फैट खा रही है तो बेबी को मिल रहा है, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लासेंटल बैरियर को फैट क्रॉस नहीं कर सकता है, तभी तो बच्चे में नहीं आता है। कहाँ लिखे बाबू? प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता है ये। ठीक, ऐसा नहीं लिख देता, क्रॉस नहीं करता। क्या लिखूं? लेस ट्रांसपोर्ट। ठीक, थोड़ा बंद करो प्लीज। लिख लिए? लिखो लिखो, आराम। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेट करता है डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये यहाँ का पानी है ना, जी हमारा ही होगा और किसका होगा? बॉटल खराब होता है। अरे इधर 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 बच्चों,
सोर्सेस। अच्छा, सोर्सेस में दो पार्ट लिखूं मैं, एक लिखूं नेचर, दूसरा लिख रहा एनिमल, तीसरा क्या लिखूं रे? दवा नहीं देना है, ठीक है। नेचुरल सोर्स क्या है? सन। एनिमल सोर्स विटामिन डी का मिल्क। कैल्शियम लेना ही नहीं है, विटामिन डी लेना है। विटामिन डी पढ़ा रहा हूँ विटामिन में, हैं? ना ना ना, बता। ए, क्या देख रहा है? ऑनलाइन देख के क्या फायदा, मैं बता ही रहा। हैलीबर्ट ऑफ लीवर ऑयल मतलब फिश। हाँ, और लीवर ऑयल दूसरे में होता है। हैलीबर्ट लीवर ऑयल पाया जाता है कुछ ही फिशेस में पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट का सोर्स मैं लगाया हूँ इमोजी, मतलब कि प्लांट का कोई सोर्स नहीं है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वे जो वेजिटेरियंस हैं उनके साथ प्योर प्रॉब्लम है कि अगर वो नेचर में नहीं जाते हैं और स्किन सोफिस्टिकेटेड सोचते हैं रखेंगे और एनिमल सोर्स से ऐसा कोई फिश वगैरह कुछ नहीं खाता है, तो उसको अल्टीमेटली विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। बहुत सारे लोअर लेवल की किताब में तुमको मिल जाएगा प्लांट सोर्सेस दे दिया है बहुत सारे, मतलब कि यूजी लेवल का ऐसा छोटे छोटे किताब वगैरह जो बहुत सारा राइटर है जो लिख देता है। लेकिन जो अल्टीमेटली जिसको गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है दुनिया में, जिसने जो मेडिसिन का आविष्कार किया, दैट्स हैरिसन। अल्टीमेटली एक तरह मतलब आज दुनिया में जितनी भी दवा लिखी जाती है, जितने भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो हैरिसन का किताब पढ़ते हैं 99%। हैरिसन का किताब में प्लांट सोर्स नहीं है और हैरिसन का किताब में बस यही आंसर है सोर्सेस में। तो मैं तुमको वो फॉर्म बता रहा जो अल्टीमेटली अभी के हिसाब से WHO के जो डॉक्टर्स हैं, जो टॉप डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। बाकी जो तुमको लोअर लेवल के किताब में उसमें हो सकता है प्लांट सोर्स लिखा मिले, NCERT में नहीं है। NCERT में ऐसा विटामिन्स करके अल्टीमेटली बहुत कम जगह घुमा के दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस आता है, तो इसीलिए तो हम आए हैं। चलो लिखे इसको, लिखो। किसमें? एग यॉक लिखा हुआ NCERT में, लिख देना आंसर में।
मैं तुमको बता दिया आंसर बताने से पहले कि मैं कहाँ का बताया हूँ तुमको। यही होगा भाई। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा तुमको अल्टीमेटली ये, ठीक, बस बाकी जनरल नॉलेज है। दूसरा कौन सा विटामिन है मेरे पास? ई। देखो रे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा विटामिन ई का बायोलॉजिकल नेम बता बेटा, तो क्या करना है? अल्फा टोकोफेरॉल। कभी कभी ऐसा आता है कि सिर्फ टोकोफेरॉल लिखा हुआ रहेगा, तो टोकोफेरॉल मार के आना है, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन देने का मन करेगा तो अल्फा टोकोफेरॉल ऐसा आएगा। दूसरा नहीं आ सकता है तो क्वेश्चन में आएगा एंटीऑक्सीडेंट इनमें से कौन से विटामिन होते हैं? तो मोस्ट पोटेंट नेचुरली ऑकरिंग, सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है ये। है तो एक क्वेश्चन अगर मान लो आ गया कि इनमें से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो क्या लिखना है? विटामिन ई। अगर क्वेश्चन आया, हो सकता है कि क्वेश्चन में एंटीऑक्सीडेंट के आगे लगा दे इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। फैट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? कार्बोहाइड्रेट होता है ना फैट। चमन, लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट हो गया ये। 3 क्वेश्चन बताया मैं यहाँ से। अगर बायोलॉजिकल नेम पूछना है तो टोकोफेरॉल लिखना है। अगर दूसरा पूछा कि इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन में, अगर विटामिन ई ऑप्शन है तो विटामिन ई लिखना है। और क्वेश्चन पूछकर टफ करने का मन किया तो पूछेगा इनमें से लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है। तीनों का बात एक वर्ड में है, विटामिन ई, है ना। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये एंटीऑक्सीडेंट जो है अल्टीमेटली क्या करेगा? एंटीऑक्सीडेंट क्या है? पर ऑक्सीडेशन से बचाएगा किसको? एलडीएल को तोड़ेगा। और दूसरा, आप जो ज़्यादा खाते हो पूफा, पूफा मतलब फूफा नहीं बे, फूफा। फूफा कौन खाता है? फूफा के घर में दिमाग खाते हैं। फूफा दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। केमिस्ट्री, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मतलब कि बहुत सारे, अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड फैटी एसिड। जब कार्बन का कंपाउंड 14-16 बनेगा तब पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोइक एसिड, लिलोनोइक एसिड। केमिस्ट्री है रे, हैं? अभी मैं आएंगे सर को बता क्या आता है कि सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कम से कम डिफरेंस बताओ ये लोगों को। क्या डिफरेंस है?
सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड रहेगा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या समझता है? डबल बॉन्ड मतलब बहुत सारे मतलब कि 14 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड है उसमें, 12 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड है। तो इसको तोड़ना आसान है या नहीं है? नहीं है। इसीलिए ये बैड फैट के रूप में काउंट होता है। आप जो फास्ट फूड खाते हो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब घी में तला जाता है किसी चीज़ को तो वो सिस से ट्रांस फेज में आ जाता है, मिरर चेन बना के, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, वो अनसैचुरेटेड से जब सिस से ट्रांस में आएगा तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो इतना बड़ा कार्बन कंपाउंड को, जैसे फॉर इंस्टेंस पाल्मेटिक एसिड, इतना बड़ा कार्बन 18 कार्बन कंपाउंड को इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो बॉडी में स्टब बॉन्ड फैट की तरह स्टोर हो जाता है। उसको तोड़ना है चर्बी, जिसको रोड साइड चाय टपरी पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसको चर्बी बोलेंगे। हाँ वही है। फैट क्या है? स्टब बॉर्न फैट। जो फैट आप कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं निकल रहा, मतलब रेगुलर सिस्टम से। तो स्टब बॉर्न, उस फैट को तोड़ने के लिए अपन सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्या है अपने पास? विटामिन ई। बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं वो विटामिन ई खाते हैं कि उनके बॉडी से फैट जल्दी मेटाबोलाइज हो और वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाए। लिखते रहिए आगे। तो यहाँ जैसे मैं बताया यूजेस में क्या है, स्लो एजनिंग। अगर स्लो एजनिंग मतलब कि जवानी बरकरार रहे अरे नहीं, स्लो एजनिंग का मतलब है कि जो आप एजनिंग क्यों दिखता है लोगों में, स्किन के कारण। झुर्री अगर किसी को आ गया है तो ना बोलोगे बूढ़ा हो गया है, किसी का अगर बाल का टेक्सचर ख़राब हो गया है तो ना बोलोगे कि उसका एज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अल्टीमेटली उसको मैनेज करने के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एज स्लो करने के लिए। स्किन टाइट रहेंगे तो उसको कोई बूढ़ा नहीं बोलेगा, है ना। बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो 50 साल की हैं। मलिका खुश हो रहा है नाम सुन के? अरे रे, ये तो देखो, ओह माय गॉड, इतना भोला तो नहीं है। भोला है तो इतना मीठा पानी खाया मैडम चैनल बंद करा देगी, तुमने ज़्यादा मत बोलो। दूसरा क्या होता है, जो भी डेड सेल्स हैं बॉडी में उनमें क्या करता है, वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रखता है। डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी। तो डेड सेल्स हमेशा, अगर उसको हाइड्रेटेड में रखूँगा, डेड सेल्स, आप नाखून को नहा धोआ उसके बाद नाखून कैसा लगता है? सॉफ्ट, अच्छा दिखता है, फील गुड फैक्टर। सही बात है ना, अच्छा दिखता है। तब तो नेल्स को इतना मेंटेन किया जाता है, मैनिक्योर क्यों किया जाता है? मजा आता है। गलत सैलून चला गया था क्या रे मैनिक्योर कराने? मैनिक्योर ही करा के आया ना। तो मैनिक्योर जब आप कराते हो, ऐसा कुछ भी कराते हो, पेडिक्योर मैनिक्योर, क्या होता है, डेड सेल्स को हाइड्रेटेड फॉर्म में रखा जाता है, तब वो टेक्सचर अच्छा दिखता है। थोड़ी देर बाद वो वापस रुखड़ा हो जाएगा। तो वैसा को लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेटेड करने के लिए अपन विटामिन ई यूज़ करते हैं। स्किन का, हेयर का, नेल्स का टेक्सचर मेंटेन रखने के लिए, हेयर्स, नेल्स, स्किन, ये सब का टेक्सचर मेंटेन करने के लिए मेरे को उनको हाइड्रेटेड फॉर्म में रखने के लिए विटामिन ई काम आता है। लिखते रहिए। लो डेंसिटी लिपिड। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, अगर देखा होगा तो LDL आता है, HDL आता है। That's high density lipid, that's a good lipid. LDL is bad lipid.
हम देखना चाहते हैं कि बॉडी में आर्थरोस्क्लेरोसिस ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं हो रहा है ना। एलडीएल बढ़ेगा तो फैट डिपोजिशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली वो फैट जब ऑर्गन्स वगैरह सबसे तो ब्लड वेसल्स में भी आएगा तो आर्थरोस्क्लेरोसिस कराएगा। हाँ, दर्द और विटामिन ई का बहुत कोरिलेशन है, दोनों आसपास के चीज़ हैं। तो जहाँ दर्द आएगा, कोई भी पेन ऐसा वर्ड लिखा है तो विटामिन ई के पास सबसे पहले पास जाना। ठीक, तो मैं बता दिया सारे यूजेस, लेकिन डेफिशिएंसी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पार्ट है वो आई रहता है। क्यों आई? विजन और ये सब रिलेटेड नहीं, पेन रिलेटेड, दर्द। दर्द अच्छा या बुरा है रे? दिल का दर्द नहीं, दर्द आई। जो आई का पेन एक होता है जिसको कहते हैं ऑफ्थाल्मो, अब है मेरे पास, हो गया ना ये विटामिन। तो लास्ट कौन सा है विटामिन? के। विटामिन के, ये जो के वर्ड है, इसका मतलब होता है कोगुलेशन। अब ऐसा के वाला कोगुलेशन क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये जर्मन वर्ड है। ठीक, ऐसा जर्मन वर्ड, दैट्स कोगुलेशन। ठीक, इसका बायोलॉजिकल नेम सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में आएगा तो नैप्थोक्यूनिन। हाँ, नैप्थोक्यूनिन, ये है उसका बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, लेकिन विटामिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऑप्शन में दिया ही नहीं रहता है। ठीक है, तो विटामिन के का 3 फॉर्म है, एक दोनों का नाम मत जानो, ये आया है इसलिए बता रहा है। इसको मैथोक्यूनिन कहते हैं। ठीक, एग्जाम में अगर नैप्थोक्यूनिन नहीं दिया हुआ है तो मैथोक्यूनिन करना है। अगर वो भी नहीं दिया हुआ है मैनाडायोन, इसको हटा दो, इसको मत याद रखो। ठीक, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है विटामिन के का बायोलॉजिकल नेम तो करना है नैप्थोक्यूनिन। अगर विटामिन के का नैप्थोक्यूनिन नहीं दिया हुआ है, कुछ ऐसे होते हैं जो नैप्थोक्यूनिन K3 को मानते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट फॉर्म में होता है, तो उसका नाम टिक करना है मैनाडायोन।
चलो भैया, ये क्लॉटिंग है तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए हो सकता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होगी? हीमोफीलिया इज हीमोफीलिया किसके कारण होता है? विटामिन की कमी का। हाँ, तो विटामिन की कमी के कारण होता है। हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या वो? तो उसमें अगर मेरे को विटामिन का कमी है तो हीमोफीलिया हो जाएगा अचानक से, और फिर मैं विटामिन खाऊंगा तो हीमोफीलिया ख़त्म हो जाएगा। विटामिन का मतलब क्या है? जब आपकी बॉडी में विटामिन की कमी आएगी तो वो ग्रोथ मैनिफेस्टेशंस आएंगे, वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आप जब उसके डोजेस को वापस लेने लगोगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब किसी को रिकेट्स हुआ है, उसको मैं प्रॉपर विटामिन डी का सप्लीमेंटल स्टार्ट कर दूंगा, तो उसका रिकेट्स क्या होगा? एक समय के बाद, जब पूरा सीवियर फॉर्म में नहीं, इनिशियल स्टेजेस में अगर किसी का बोन डैमेज है तो क्या होगा? वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना भाई। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, किसी का पेन हो रहा है, आँख में निस्टैग्मस दिक्कत है, तो विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करूँगा तो ठीक हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर विटामिन के। विटामिन के की कमी से हो जाएगा मेरे को क्लॉटिंग फैक्टर का दिक्कत। क्लॉटिंग फैक्टर का जब दिक्कत होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? मेरा बीटी बढ़ जाएगा और पीटी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सॉरी यार, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेरा घट जाएगा। ये ना देख लेता मैं यार, कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों बढ़ जाएंगे यार। ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा मतलब कोगुलेशन नहीं होगा, इसीलिए ज़्यादा देर तक ब्लीड करेंगे। और ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या चाहिए मेरे को? प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर चाहिए ताकि वो थ्रोम्बिन में स्टार्ट हो, फिर कैस्केड मैकेनिज्म आगे चले, उसके लिए वो भी चीज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये सब मुझको किस में दिखेगा? ब्लड मैनिफेस्टेशंस में, है ना। जब ब्लड का रिपोर्ट आएगा तभी तो सब में रहता है ये सब चीज़। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, प्रोथ्रोम्बिन बढ़ जाएगा। लिखे लिखे भी लिखो, जल्दी लिखो। अब बता मेरे को, विटामिन डी के लिए सस्पेक्टेबल कौन से लोग सबसे ज़्यादा हैं? सॉरी, फैट सॉल्युबल विटामिन का डिजीज सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेबल कौन लोग हैं? क्या लाजवाब आंसर दिया है। फैटी पर्सन कैसे हो सकते थे? फैट सस्पेक्टेबल डिजीज, विटामिन की डिजीज किनको होगी सबसे ज़्यादा? ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सबसे ज़्यादा दिक्कत फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए क्या चाहिए मेरे को? बॉडी में फैट चाहिए। फैट सबसे ज़्यादा कम किन में होता है? पतले लोगों में, न्यू बॉर्न बेबी में। फैट सस्पेक्टेबल्स, उनमें होगा सबसे ज़्यादा। किन में होगा? न्यू बॉर्न बेबी में होगा। न्यू बॉर्न बेबी में फैट सॉल्युबल विटामिन का, क्योंकि बॉडी में क्या होता है? फैट का स्टोरेज अल्टीमेटली कम होता है, फैट स्टोर। दूसरा, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो मदर मिल्क होता है, उसमें भी फैट कम होता है, इसलिए बेबी को नहीं मिलता है। ठीक,
लेकिन अभी मैं के पढ़ाया, विटामिन के में फर्स्ट लेक्चर में बताया था विटामिन के बाय द बॉडी, इन द बॉडी बनता है। फर्स्ट पेज, इन द बॉडी में विटामिन के बाय द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा कौन होते हैं? गुड बैक्टीरियाज। तो इस बेबी के अंदर गुड बैक्टीरिया का कोई नामो निशान है? अभी तो नहीं है, ठीक है। तो गट बैक्टीरिया क्या होते हैं इनके? नहीं रहते हैं अभी ऐसे। हाँ, जब गट बैक्टीरिया ही नहीं है तो वो लोग विटामिन के उतना प्रॉपर बनेगा नहीं, इसलिए विटामिन के की कमी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरा, फैट स्टोर ही नहीं हो रहा है बॉडी में, तो फैट सॉल्युबल विटामिन होने का कमी है। अगर तुम ऐसा सोच रहा है कि मदर ज़्यादा फैट खा रही है तो बेबी को मिल रहा है, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लासेंटल बैरियर को फैट क्रॉस नहीं कर सकता है, तभी तो बच्चे में नहीं आता है। कहाँ लिखे बाबू? प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता है ये। ठीक, ऐसा नहीं लिख देता क्रॉस नहीं करता, क्या लिखूं? लेस ट्रांसपोर्ट। ठीक, थोड़ा बंद करो प्लीज।